हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द कंटिन्यूटी विद द लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे, दैट इज़ द क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस। तो आइए पढ़ते हैं और थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बारे में क्या पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, जब हम क्रिएटिविटी की बात करते होते तो इसके कुछ मेजर क्राइटेरियाज होते हैं। तो देयर आर 3 मेजर क्राइटेरियाज फॉर द क्रिएटिविटी और एनी फॉर एनी क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस। सो फर्स्ट क्राइटेरिया ओरिजिनलिटी, मतलब जब हम कोई भी और मतलब क्रिएटिविटी को यूज़ करके कोई भी सोल्यूशन पे आते हैं तो इट शुड बी ओरिजिनल। किसी का कॉपी डाउन नहीं होना चाहिए, किसी का डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी ऑफ रिलेटिविटी, दैट वाज द न्यू, उन्होंने खुद से निकाली थी, दैट वाज ओरिजिनल एंड नो अदर साइंटिस्ट केम अप विद दैट आइडिया। द सेकंड क्राइटेरिया इज द यूजफुलनेस। अब जो आपने निकाला है वो काम का होना चाहिए, इट शुड बी ऑफ यूज़। आपने कुछ निकाल दिया ऐसे ही कुछ ऑल्टरनेटिव, बट उसका कुछ यूज़ नहीं है फॉर ह्यूमन, तो वो सोल्यूशन किसी काम का ही नहीं रहेगा। सो द आइडिया शुड बी वैल्यूबल और वर्केबल। वो सोल्यूशन जो है वो किसी काम का होना चाहिए। जैसे कि आपने जो हम गैस, कुकिंग गैस है, उसका कुछ ऑल्टरनेटिव बना दिया बट उससे बहुत पोल्यूशन होता है, तो फिर वो किसी काम का नहीं है ना। तो फिर इसकी यूजफुलनेस भी होनी चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया इज द सरप्राइज। सरप्राइज मीन्स इट शुड बी अनएक्सपेक्टेड एंड नॉन ऑब्वियस, जिसको कि हम पेटेंट भी करवा सके। आजकल बहुत सारे आइडियाज़ के साथ लोग आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, क्योंकि जो आइडियाज़ के साथ आते हैं वो पेटेंट करा लेते हैं, कॉपीराइट्स इश्यूज़ उसमें करवा लेते हैं कि कोई इसको कॉपी ना कर ले। जैसे किसी ने गाना कोई लिखा है, लिरिक्स लिखा है, तो वो उसको कॉपीराइट हो जाता है, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। करना है तो उससे परमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट में केस चल जाएगा। तो वो जो होना चाहिए ऐसा कि हम उसको पेटेंट करवा सके। तो दीज आर द मेन 3 क्राइटेरिया फॉर द क्रिएटिविटी। नाउ, जैसे कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में हम रिलेशन जान रहे थे, तो क्रिएटिविटी क्या है? नॉवल और यूजफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वेयर इंटेलिजेंस इज यूजफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग। और क्रिएटिविटी में हम एडेप्टिव रीजनिंग, एब्स्ट्रक्शन, मेटाफर और डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज करते हैं। एंड इंटेलिजेंस में हम डिडक्टिव रीजनिंग, कॉज इफेक्ट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज करते हैं ना। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ नोइंग ए क्रिएटिव थिंकिंग कैसे होती है फ्रेंड्स? देयर ये जो है बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है साइंटिस्ट के लिए। कॉग्निटिव साइंटिस्ट वांटेड टू नो कि ये जो क्रिएटिविटी थिंकिंग होती कैसे, क्या थिंकिंग प्रोसेस होते हैं। तो इट वाज इन सिमेंटन एंड दमियन, जो कि 2013 में उन्होंने थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च किया और पढ़ा, और उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि कुछ क्रिएटिव टेस्ट होते हैं जिससे कि हम थॉट प्रोसेस को नापा जा सकता है। जैसे कि उन्होंने पहले बताया कि एक रेड टेस्ट बाय मेडनिक एंड अनयूजुअल यूजर्स टास्क बाय द गिलफोर्ड एंड टॉरेंस। बट उन्होंने माना कि कोई एक सिंगुलर थिंकिंग प्रोसेस नहीं होता है क्रिएटिविटी में, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेंटल प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जिससे कि हम क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस आती है। नाउ व्हाट इज रैट टेस्ट? नाउ रैट टेस्ट वाज द फर्स्ट टेस्ट जिसको कि हम रिमोट एसोसिएट टेस्ट भी कहते हैं। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मेडनिक इन 1962। तो उनका मानना था जो क्रिएटिव प्रोसेस है वो एक ऐसी क्षमता है जिससे कि हम आइडियाज़ को एसोसिएट करते हैं, सो दैट वी आर वेरी फार अपार्ट कंसेप्चुअली, मतलब हम जिसकी वजह से आउट ऑफ द बॉक्स या कुछ नया सोच पाते हैं। तो इस टेस्ट में क्या था? इस टेस्ट में ये था कि हमें, मतलब जो भी रिस्पोंडेंट होता है, दे हैव टू आइडेंटिफाई अ वर्ड दैट कैन बी एसोसिएटेड टू 3 रादर डिस्टिंक्ट स्टिमुलस वर्ड, मतलब 3 तरह तरह के उनको वर्ड दिए जाते हैं और उनके साथ उनको कोई वर्ड एसोसिएट करके बोलना होता है या लिखना होता है। जैसे कि उनको वर्ड दे दिया जैसे कि वीडो, बाइट और मंकी, अब उससे एसोसिएट करके आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे कि वीडो, ब्लैक वीडो स्पाइडर, या स्पाइडर बाइट, या स्पाइडर मैन, या स्पाइडर मंकी, जो भी आपके दिमाग में आता है ना। ये टेस्ट यहाँ देखने में, सुनने में बहुत इजी सा लग रहा है, बट ये प्रोग्रेसिव होता जा रहा है, धीरे 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 डिफिकल्ट होता जाता है। एंड दिस इज बिकॉज कि वो जो है जब वो आंसर करते हैं, एसोसिएट करते हैं, तो उसमें एक बेसिक आइडिया निकल के आता है कि उनका झुकाव किस तरफ है, फिर उनकी असेसमेंट की जाती है। नेक्स्ट इज अनयूजुअल यूजर्स टास्क, जो कि गिलफोर्ड ने दिया था इन 1961 एंड टॉरेंस ने इसके ऊपर फिर काम किया था इन 1974। तो उनका क्या काम, उनका ये था
कि कोई भी जो कॉमन ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे कि कुछ भी है, ब्रिक ले लो, स्टोन ले लो, कुछ भी ले लो, उसका हम ऑल्टरनेटिव यूज़ क्या कर सकते हैं। जैसे कि ब्रिक है, यूजली घर बनाने के काम आती है, उनका कहना था कि उसका ये यूज़ ना करके हम इसको कैसे डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आइटम, जैसे वाटर बॉटल ले लो, पर्स ले लो, फ्रिज ले लो, कोई भी कॉमन आइटम जो कि जिस चीज़ के लिए यूज़ होती है उससे कोई भिन्न या डिफरेंट उसका यूज़ बता के। तो ये 4 डायमेंशंस पे इसको नापा जाता था। जैसे कि फर्स्ट इज द फ्लुएंसी, की कितने टोटल नंबर रिस्पॉन्सेज, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज जनरेट कर पाता है क्लाइंट। नेक्स्ट इज द ओरिजिनलिटी, कितनी ओरिजिनलिटी है उसके रिस्पॉन्सेज में। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कंसेप्ट से लेके कितनी फ्लेक्सिबल है, मतलब बिल्कुल रिजिडनेस नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से आंसर निकाल पाता है। नेक्स्ट इज द इलेबोरेशन, मतलब वो अपने आंसर्स को कैसे इलेबरेट करता है, जैसे जस्टिफाई करता है। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं ब्रिक को जो है एज अ पेपर वेट यूज़ कर सकती हूँ, तो उसमें मैं कुछ अपनी इलेबरेशन दे सकती हूँ कि वो हैवी होता है, इजीली अवेलेबल भी हो जाता है, मेरे घर के ऊपर भी पड़ा। तो इन सब इलेबरेशन, बेसिकली ये 4 क्राइटेरियाज के ऊपर जो है फिर उनकी क्रिएटिविटी टेस्ट होता है। सो गिलफर्ड इन 1967, उनका मानना था कि ये जो टेस्ट है इसके बिहाइंड थ्योरी क्या है, उसके बिहाइंड उनकी थी डाइवर्जेंट थ्योरी। डाइवर्जेंट थ्योरी मतलब जब हम एक ही प्रॉब्लम का डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस, देखो ये डाइवर्ज हो गई ना रेज, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस सोच पाते हैं, तो वो हमारी एक जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी का हिस्सा होती है, उसका एक एग्जाम्पल होता है, जिसकी वजह से हम क्रिएटिविटी होती है और क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस का हम यूज़ कर पाते हैं। अनलाइक कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, एक ही प्रॉब्लम पे हम सारी सोच लगा रहे होते हैं, मतलब एक ही सोल्यूशन पे सारा सोच रहे होते हैं कि इसका सोल्यूशन बस यही हो सकता है, यही हो सकता है। जैसे कि मुझे गोवा जाना है और मैं बोलती हूँ कि बस एक ही है सोल्यूशन कि बाय एयर जाना है, बाय एयर, बट कोविड आ रखा है, रिस्ट्रिक्शंस है, तो कन्वर्जेंट में क्या होगा, बस मेरी थिंकिंग बाय एयर ही रहेगी। बट डाइवर्जेंट में जब मैं सोचूंगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग में सोचूंगी मैं बस से भी जा सकती हूँ, मैं ट्रेन से भी जा सकती हूँ, ओला कर सकती हूँ, या फिर कुछ और तरीके से भी जा सकती हूँ। सो डाइवर्जेंट थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड फॉर द क्रिएटिविटी। सो जैसे कि मैंने बताया कि क्रिएट कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे थे कि क्या कॉग्निटिव प्रोसेस होता है हमारी क्रिएटिविटी के पीछे। तो सिविंटन एंड दमियान ने जब 2013 में उन्होंने जब रिसर्च करा पढ़ा और उन्होंने फाइंड आउट किया, ही फाइंड आउट और दे कि कोई एक सिंगुलर कॉग्निटिव प्रोसेस नहीं है क्रिएटिव प्रोसेस के पीछे। देयर आर मैनी डिफरेंट कॉग्निटिव प्रोसेस जो कि कभी एसोसिएशन में, कभी सिंगल यूज़ होते हैं, तब जाके हम क्रिएटिविटी एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो हम कोई एक सिंगुलर या कोई एक सिर्फ एक किसी मेंटल प्रोसेस को क्रिएटिव प्रोसेस नहीं कह सकते हैं। तो ये बहुत सारे प्रोसेसेस को मेंटल प्रोसेस या कॉग्निटिव प्रोसेस से एसोसिएट करते हैं, कभी कभी सिंगल भी यूज़ करके हमारा क्रिएटिव प्रोसेस बनता है। बट हाँ, इसमें एक मेन चीज़ कॉमन है कि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब जो दायरा है उससे बियॉन्ड सोच के कुछ न्यू, यूनिक, ओरिजिनल और एक आउट फ्लेक्सिबल सोल्यूशन निकाला जाता है यूजिंग द क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उस डायरेक्शन में चले जाते हैं जहाँ हमें सोल्यूशन नज़र ही नहीं आता, बट एट द एंड हमें सोल्यूशन वहाँ से मिल जाता है। सो क्रिएटिविटी रिक्वायर दैट यू टू गो वेयर यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें पता ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं और सडन से वहाँ पे सोल्यूशन मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम उस प्रॉब्लम के बारे में सोच भी नहीं रहे होते हैं, बट 2-3 दिन पहले वो प्रॉब्लम थी, बट उस टाइम उसका आइडिया मिल जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ आवर क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस। जैसे कि डॉक्टर टॉमसिस, ये क्या है, टॉमसिस कौन थे, ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स एट येल यूनिवर्सिटी। उन्होंने क्या किया था, ही वर्कड ऑन आरएनए मॉलिक्यूल्स और उसके इंट्रैक्शंस पे काम किया, जिसकी वजह से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बना पाए, और जिसकी वजह से उनको लाइफ टाइम वर्क के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था इन केमिस्ट्री इन 2009। तो उनसे जब पूछा गया कि ये कैसे आया, तो उन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी की वजह से मैं ये काम कर पाया। और उनसे पूछा कि क्रिएटिविटी क्या है उनके लिए, तो उन्होंने बोला क्रिएटिविटी एक इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है, मतलब आपकी विल पावर की कुछ
नया सोचना, वो मोटिवेशन रहे, और हमारा इंटरेक्शन विद कलीग्स, है ना, फेस टू फेस कन्वर्शन, डिबेट्स, डिस्कशन विद कॉलेजेस। तो ये सारे स्टेजेस थी जो रिसर्च में, जो कि उनकी क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस को एनहांस किया, एंड ही केम अप विद द न्यू आइडियाज एंड द न्यू सोल्यूशन इन हिज केमिस्ट्री फील्ड, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला। ये एग्जाम्पल मैंने जस्ट आपको क्लियर करने के लिए, आइडिया क्लियर करने के लिए यहाँ पे दिया है। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द क्रिएटिविटी, जहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर मेनली 3 कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। द फर्स्ट वन इज एक्सपर्टीज, मतलब आप उस फील्ड के एक्सपर्ट होने चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल, प्रोसीजरल, इंटेलेक्चुअल, हर तरीके की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो आप कहाँ से न्यू सोल्यूशन निकाल पाएंगे। आप इंजीनियरिंग की नहीं है बट आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्रिएटिविटी ढूंढ रहे हो तो ढूंढ नहीं सकते हो ना, तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज दी, आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ कुछ यूनिक सा निकालना है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच के निकालना है, तो ये इनकी पर्सनल स्किल्स होती है, सोचने का तरीका होता है। नेक्स्ट आर दी क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स, कि आप जो है कितने फ्लेक्सिबल और इमेजिनेटिव हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत रिजिड होते हैं, अपने कन्वेंशनल और ऑर्थोडॉक्स तरीके से काम करना अच्छा लगता है, 9 to 5 की जॉब उनको बहुत अच्छी लगती है, बट देयर आर सम पीपल उनको रोज कुछ नया चाहिए, मतलब नहीं, बोरियत बिल्कुल भी नहीं काम में ना। कुछ लोग जॉब जस्ट इसलिए छोड़ देते हैं कि उनको मज़ा ही नहीं आ रहा होता, दे वांट समथिंग क्रिएटिव, जैसे कि म्यूजिक में होते हैं, आर्ट्स में होते हैं, सिमिलरली साइंस में भी होते हैं, डिफरेंट फील्ड्स में होते हैं। तो दीज आर द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, जो कि क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस का भी पार्ट होते हैं। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द क्रिएटिव इंटेलिजेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत वर्थफुल रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले, शेयर करिए, एंड फीडबैक देने के लिए आप कमेंट तो कर ही सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।